हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए किया रक्तदान। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय का अच्छा जरिया। अलसी का बीज उत्पादन करके कमाएं अच्छी आय। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसमें आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही गुणकारी है और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मुर्गी की जो उपलब्धता है वो ये झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ प्रदेश में ये मुर्गी मुख्य रूप से पाई जाती है और झाबुआ के आदिवासियों द्वारा इसका पालन मुख्य रूप से किया जाता है। इस मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है
और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में ही ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें, और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी, और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गी झाबुआ के शासकीय पोल्ट्री फार्म में उपलब्ध है। उसके साथ में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पोल्ट्री फार्म में भी ये मुर्गी उपलब्ध है। इसके अलावा इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित रीवा वेटनरी कॉलेज और महू वेटनरी कॉलेज में भी ये मुर्गी उपलब्ध है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से कड़कनाथ नस्ल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधी हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी सड़क हादसे पर जताया दुख, परिजन के लिए जताई संवेदनाएं, कहा ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लाडली बहना योजना को मिल सकती है मंजूरी।
ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। विश्व स्तरीय कृषि में अलसी फसल का मुख्य स्थान है। किसान भाई अलसी का गुणवत्ता युक्त बीज उगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो गुणवत्ता बीज का उत्पादन एवं उपलब्धता किसी भी फसल की उपज क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। किसान भाइयों, अगर आप भी अलसी का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SB अग्रवाल से। किसान भाइयों, अभी जिन क्षेत्रों में जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है, जहां पर जल्दी से अलसी की बोनी कर दी गई है और फसल में जहां बोनियां आ गई हैं, यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक अच्छी किस्म से बीज तैयार करने के लिए अलसी में किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक पहला नंबर ये कि अवांछित पौधे और दूसरे खरपतवारों की संख्या, और वो खरपतवार का बीज यदि अलसी के साथ मिले हुए होते हैं तो वो आगे चलकर जहाँ भी बोए जाते हैं और वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसको नियंत्रण करने का ये भी तरीका हो सकता है कि उसको काट कर उसको दूर रखना है तो काट कर अलग कर दें और जानवरों को खिला सकते हैं, नहीं है तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। ऐसी अवस्था में जहाँ पर उतेरा किया है या जहाँ पर शुद्ध तौर से अलसी लगाई गई है, जिन किसान भाइयों के पास यदि एक पानी की व्यवस्था है तो बोड़ियाँ यानी जो फल बनाए हैं उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें तो निश्चित तौर से दाने और पौधे दोनों ही तंदुरुस्त होंगे। पौधा तंदुरुस्त होगा तो निश्चित तौर से दाना भी अच्छा बनेगा, दाने का आकार अच्छा होगा, दाने का वजन अच्छा होगा और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। एक सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था में वहाँ पानी की कमी होने से दाने का आकार छोटा रह जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और दाने में वजन नहीं बन पाता, तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक सिंचाई करने से हमें निश्चित तौर से उत्पादन में इजाफा होगा। जो किसान ऐसा देखते हैं कि उनकी बोड़ियाँ या जो ऊपर बड़ बनी है उसमें अगर छेद करके किसी तरीके की इल्ली का या कीड़े का प्रकोप दिखाई देता है, या तो छेद करके उसके दाने का रस पी जाती है, खा लेती है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है, ऐसी स्थिति में उनको नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मेटासिस्टॉक्स एक दवा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफॉस है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो कि नियंत्रण के साथ साथ वो उसमें आने की भी संख्या को कम करेगी, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार के दूसरे कीट वहाँ नहीं आ पाएंगे और फसल को नुकसान कम से कम मात्रा में हो पाएगा। जहाँ बोड़ियाँ आ गई हैं यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में इसमें 2 तरीके की समस्याएं आती है। एक रस्ट आता है, पत्तियों पर लाल रंग दिखाई देता है या किसी तरीके के काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। नियंत्रण के लिए जहाँ रस्ट, जिसको लाल धब्बा है, काला रस्ट है, उसका नियंत्रण सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे सल्फेक्स आता है
और उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इस तरीके की बीमारी का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है और फसल सुरक्षित हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये पाउडरी मिल्ड्यू का जहाँ प्रकोप देखा जाता है तो इसमें 2 चीज़ हैं। पहला नंबर जो कि गंधक युक्त जो भी फफूंदनाशक है उसका उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो मैंकोजेब इसका उपयोग हमें स्प्रे के रूप में करें। इसकी प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम से 3 ग्राम भी अगर हम इसका घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये निश्चित तौर से नियंत्रित हो सकती है। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधी हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, जिला नर्मदापुरम से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नर्मदापुरम और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान हल्के से मध्यम बादल छाए रहने का अनुमान है। हवा लगभग 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पूर्व दक्षिण पूर्व से दक्षिण की ओर बहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई गेहूं की फसल फूल अवस्था से दाना भरने की अवस्था में आ गई है एवं इस फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी की कमी होने पर खेत में सिंचाई करें। गेहूं की फसल में माहो कीट की निरंतर निगरानी करें। अगर प्रकोप पाया जाता है तो इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में इल्ली एवं माहो का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः सलाह दी जाती है कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% और लुफ्रेरान 40% की 24 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। चने की फसल में टी आकार की खूंटियां यानी पक्षी आश्रय स्थल बना दें। शरतकालीन गन्ना की निराई उड़ाई कर सिंचाई कर नाइट्रोजन की पहली मात्रा दें। फसल में रोग और कीटों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें। उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए यथासंभव दैहिक कीटनाशी दवा का
छिड़काव कर फल गुणवत्ता को खराब होने से बचाएं। आम में इस समय बौर आ चुका है और फल लगना प्रारंभ हो गया है। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बकरियों में पीपीआर रोग को नियंत्रित करने के लिए बकरियों को टीका लगवाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और इसे सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सेंधिया जिला उमरिया के विकास सिंह ने। आपने सेम की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। वर्तमान समय में हम बात कर लेते हैं आज सेम की फसल की। तो सेम की फसल में अभी वर्तमान में बात करें जल प्रबंधन की, तो अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें इस स्थिति में जो है जल की कमी जो है फसल को नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए किसान भाइयों आप निरंतर निगरानी करते रहें और जो है हल्की सिंचाई जो है फसलों को देते रहें। किसान भाइयों सेम की फसल है तो नार वाली, लेकिन इसके बीच में जो है मेड़ों में और आसपास फसल के जो है बड़ी बड़ी खरपतवार जो है उगने लगते हैं, जैसे लेंटाना हो गया, आपका गाजर घास हो गया। ये सभी जो है खरपतवार जो है ये उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होते हैं। किसान भाइयों किसी भी फसल के उत्पादन के लिए खरपतवार प्रबंधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए फसल को और अपने खेतों को जो है खरपतवारों से मुक्त रखें। निंदाई गोड़ाई करते रहें। अगर आपके पास हैंड हो, यंत्र अगर आपके पास है हस्तचलित, तो आप इसका भी उपयोग जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। चूर्णिल आशिता फफूंदी, जिसे भभूतिया रोग भी कहते हैं, इस रोग के कारण सेम की पत्तियों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है, जिसे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फलियां कम बनती है। इस रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल पर यदि मौसम ठंडा है तो सल्फेक्स पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि मौसम गर्म है यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान है, तब कैराथेन नामक रसायन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके साथ ही सेम में लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण अगर रोग की बात करें, येलो मोज़ेक वायरस, जिसे पीत सिरा रोग भी कहा जाता है। शुरुआत में जो है हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर पूरे पौधों में और आसपास के पौधों में मतलब फैल जाते हैं। और अगर कुछ दिन बाद हम अगर खेतों में देखने जाएं तो ये लगभग पूरे खेत में जो है फैल जाते हैं, जिससे पुष्प जो है नहीं बन पाते और कहीं कहीं पुष्प बन जाते हैं तो फल जो है इसमें नहीं लगते हैं। तो इसका नियंत्रण जो है समय रहते करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है लगभग 100% फसल को जो है नष्ट कर सकता है यह रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए आप पहले तो अगर शुरुआती अवस्था में की बात की जाए तो आप नीम आधारित कीटनाशक या नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में सफ़ेद मक्खियाँ आपको दिखाई दे रही है तो आप इसके लिए थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं कीट नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों सेम की फसल में अगर हम कीटों की बात करें तो इसमें माहू का प्रकोप जो है अत्यधिक देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं कि मंजरियों के में जो है चिपके रहते हैं और हज़ारों की संख्या में जो है एक साथ
जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिससे बचने के लिए आप माहू कीट के नियंत्रण के लिए सुबह सुबह जब फसल पर ओस होती है उस समय प्रभावित टहनियों पर गेहूं की मैदा का छिड़काव करने से माहू की क्रियाशीलता बेहद कम हो जाती है। खेत की पश्चिम दिशा से लगातार निगरानी करते हुए प्रभावित टहनियों को काटकर नष्ट करने से भी माहू का प्रकोप कम हो जाता है। सुरक्षित रसायनों में इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी माहू का नियंत्रण हो जाता है। चने की इल्ली के साथ साथ और कई प्रकार की इल्लियों का जो है प्रकोप होता है। फसल में फलों को छेद कर जो है वो अंदर छेद करके वो जो है फलों को खाने लगता है, कि मतलब दानों को खाने लगता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले कीटग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट करें। खेत में प्रकाश प्रपंचों की व्यवस्था करें। इसके अलावा खेत में फेरुसन ट्रैप लगाकर भी इस कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन कीट का प्रकोप अधिक होने पर जैविक और रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। अगर शुरुआती अवस्था में है तो नीम आधारित कीटनाशक या नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सेम की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।